आज एक खबर मॉर्निंग से सुर्खियों में है कि भारत रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सस्ते तेल की कहानी है या फिर बदलते वैश्विक राजनीति का संकेत। दोस्तों, दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया की ऊर्जा बाजार में जो बदलाव शुरू हुआ था, आज उसकी सबसे स्पष्ट तस्वीर भारत और रूस के बीच बढ़ते तेल व्यापार में दिखाई दे रही है। और इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें 2022 में लौटना होगा। आज रूस यूक्रेन युद्ध को 4 साल से अधिक हो चुके हैं। 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। उद्देश्य था कि रूस की आय कम करना और उस पर दबाव बढ़ाना। लेकिन वैश्विक ऊर्जा बाजार ने एक अलग ही कहानी लिख दी। जो रूसी तेल कभी यूरोप की ओर जाता था, वह धीरे धीरे एशिया की ओर जाने लगा और इस नए ऊर्जा मानचित्र के केंद्र में उभर कर सामने आया भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल आयात करता है। यानी तेल की कीमतें सिर्फ पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है, वे महंगाई, परिवहन, उद्योग, कृषि और पूरे आर्थिक तंत्र को प्रभावित करती हैं। ऐसे में सस्ते और स्थिर ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता के साथ साथ रणनीतिक आवश्यकता भी है। दोस्तों, युद्ध के बाद जब रूस ने तेल पर भारी छूट देनी शुरू की तो भारत ने इसे एक अवसर के रूप में देखा। न किसी दबाव में आया, न किसी खेमे में शामिल हुआ, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर उसने फैसला लिया। यूरोपीय शोध संस्थान CREA की रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 में भारत रूस से जीवाश्म ईंधन खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया। रूस से भारत के कुल ऊर्जा आयात में कच्चे तेल की हिस्सेदारी लगभग 83% रही, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 4.8 अरब यूरो थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ सस्ते तेल की नहीं है, यह कहानी उस बदलाव की भी है जो वैश्विक राजनीति में दिखाई दे रही है। दरअसल 2022 से पहले भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत सीमित थी। भारत मुख्य रूप से पश्चिम एशियाई देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध ने दुनिया की ऊर्जा प्रवाह को बदल दिया। रूस को नए बाजारों की जरूरत थी और भारत को सस्ते तेल की, और दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मिली और एक नया ऊर्जा समीकरण बन गया। और यहीं से शुरू होती है भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की कहानी। पश्चिम चाहता था कि रूस आर्थिक रूप से अलग थलग पड़े, रूस चाहता था कि उसके लिए नए बाजार खुले, लेकिन भारत ने किसी की रणनीति का हिस्सा बनने के बजाय अपनी ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दी। भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा, लेकिन साथ ही अमेरिका, यूरोप और अन्य साझेदारी देशों के साथ संबंध भी मजबूत बनाए रखे। और यही कारण है कि आज भारत की विदेश नीति को अक्सर स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता का उदाहरण माना जाता है। और इसका आर्थिक लाभ भी भारत को मिला। भारतीय रिफाइनरियों ने रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदा, उसे पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में परिवर्तित किया तथा घरेलू जरूरतों के साथ वैश्विक बाजारों की मांग को भी पूरा किया। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत ने केवल सस्ता तेल नहीं खरीदा, बल्कि उस अवसर को आर्थिक लाभ में भी बदला। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध ने यह दिखा दिया कि आज की दुनिया केवल राजनीतिक गठबंधनों से नहीं चलती। ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हित और राष्ट्रीय प्राथमिकताएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। और यही कारण है कि प्रतिबंधों और दबावों के बावजूद वैश्विक ऊर्जा व्यापार पूरी तरह नहीं रुका, बल्कि उसने नए रास्ते खोजे। 4 साल पहले युद्ध ने दुनिया को 2 खेमों में बटा हुआ दिखाया था, लेकिन 2026 की तस्वीर कुछ और है। रूस अब पहले से कहीं अधिक एशिया के साथ व्यापार कर रहा है, नए ऊर्जा मार्ग बन रहे हैं, नए आर्थिक समीकरण उभर रहे हैं और वैश्विक शक्ति संतुलन धीरे धीरे बदल रहा है। और इस पूरी कहानी में भारत सिर्फ तेल खरीदने वाला एक देश नहीं है। भारत उस उभरती हुई बहुध्रुवीय दुनिया का प्रतीक बनकर सामने आया है, जहां देश यह तय नहीं कर रहे कि उन्हें किसके साथ खड़ा होना है, बल्कि यह तय कर रहे हैं कि उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों के साथ कैसे खड़ा होना है। और शायद यही कारण है कि रूस से तेल खरीदने की यह कहानी वास्तव में तेल की नहीं, बदलती विश्व व्यवस्था में भारत की बढ़ती रणनीतिक भूमिका की कहानी है।